हाय एवरीवन, आज ये 7 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट माविन का संबंध किससे है? तो यूएस अमेरिका से। इसे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी पेंटागन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग अमेरिका ईरान के खिलाफ सटीक हमले करने के लिए कर रहा है। यह एआई प्रोग्राम सैटेलाइट तस्वीरों और सेंसर डेटा के माध्यम से लक्ष्य टारगेट की सटीक पहचान से लेकर के उसकी विनाश तक का कार्य करता है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का नाम भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे लायन रोअर जो है अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम है ईरान के खिलाफ, और एपिक फ्यूरी जो है इजराइल के द्वारा चलाए जा रहे ईरान के खिलाफ ऑपरेशन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैप देख लीजिए। ईरान का मैप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, इराक से लगता है। एक साइड पर्सियन गल्फ है, दूसरी साइड कैस्पियन सी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ईरान की राजधानी तेहरान है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए इजराइल। इजराइल का बॉर्डर आपका मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है। यहाँ पे इजराइल का बॉर्डर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और यहाँ पे इजिप्ट के साथ लगता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से स्टेट ऑफ हरमुज कनेक्ट करेगा। 85% ऑयल का एक्सपोर्ट इसी स्टेट ऑफ हरमुज से जाता है, जिसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में ऑयल मार्केट में क्राइसिस हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा चलाए जा रहे ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भारतीय रेलवे द्वारा पूरे किए गए पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो 1506 किलोमीटर लंबाई है। यह कॉरिडोर जेएनपीटी महाराष्ट्र से दादरी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? माल ढुलाई लॉजिस्टिक को सुगम करना। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कौन कर रहा है? जीका, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है इसका फंडिंग। वही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं, जिसकी लंबाई 1337 किलोमीटर है, जो लुधियाना पंजाब से सोननगर बिहार तक जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वित्त वर्ष 2026 में कार्गो हैंडलिंग में भारत का कौन सा बंदरगाह शीर्ष स्थान पर रहा है? दीनदयाल बंदरगाह, जिसको कांडला पोर्ट बोलते हैं, यह गुजरात में स्थित है। इस पोर्ट ने 160 मिलियन टन कार्गो हैंडल करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और पैरादीप पोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। भारत का यह विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने वाला नवीनतम राज्य कौन सा बन गया है? तो मेघालय बन गया है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो दुर्गम क्षेत्रों में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, जो आपदा रोधी होगा और तीव्र गति वाला होगा। स्टारलिंक की बात करते हैं तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों उपग्रह स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हाल ही में विमोचित पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? टीएम कृष्णा है। यह पुस्तक भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, प्रस्तावना हो गया, आदर्श वाक्य हो गया, इसके चयन के पीछे हुई ऐतिहासिक बहसों पर आधारित है। अन्य पुस्तकों की बात करते हैं तो गुजरात के सीएम ने विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद पुस्तक का विमोचन किया है। आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक का नाम सपर राम तपस्वी राजा हाल ही में चर्चा में रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? रूपा बायोर, जिनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से। उन्हें 2026 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ ताइक्वांडो खिलाड़ी के रूप में मान्यता मिली है। पायल नाग की बात करते हैं, ये उड़ीसा से है। इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज बैंकॉक में स्वर्ण पदक जीता था। उनके दोनों हाथ पैर नहीं है, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 शीतल देवी को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 2 से 8 अप्रैल तक आयोजित साधना सप्ताह 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करना, नागरिक केंद्रित लोक सेवक तैयार करना। इसके आयोजन की बात करते हैं तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया गया है। यह मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है और इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो हम बनेंगे कर्मयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आदित्य धर को दिया गया है, उनकी फिल्म धुरंधर के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड होमबाउंड को मिला है, नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणबीर सिंह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड यामी गौतम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं किस उच्च न्यायालय ने अदालती फैसलों और आदेशों के ड्राफ्ट तैयार करने में एआई के उपयोग पर रोक लगा दिया है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने।
कोर्ट का मानना है कि न्याय के केंद्र में इंसानी सोच, निष्पक्षता, जवाबदेही होनी चाहिए, जबकि एआई भ्रामक जानकारी दे सकता है और गोपनीयता का मुद्दा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब जीता है और इसका आयोजन मालदीव में किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप KN राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं, 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में FCI का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप DR गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह DP दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी?
यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन और उसके प्रावधान के बारे में देखने वाले हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फजल अली कमीशन का गठन 1953 में इसी उद्देश्य से हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब जाकर के 22 भाषाएं हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। हालांकि इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि सीमित है और इस संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकती है।
26वां संविधान संशोधन 1971 की बात करते हैं। राजाओं को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, जो देशी रियासतों के एकीकरण के बदले में दी जाने वाली एक बड़ी राशि थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन के आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना में अब तक ये एकमात्र संशोधन रहे। 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में विषयों को हस्तांतरण किया गया, जिसमें 5 विषय वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नए अनुच्छेद आर्टिकल 39A जो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, आर्टिकल 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाता है, ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं। ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार में बदलाव किए जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार, जिसको लीगल राइट बनाया गया, जो अब अनुच्छेद 300A में है। पहले इसमें आर्टिकल 30 पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति को अनिवार्य किया गया। संविधान में कैबिनेट शब्द की पहली बार उल्लेख इसी संशोधन में हुआ था। आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो 1985 में हुआ था। राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून आया था, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य दल बदल को रोकना था। आ जाते हैं 61वें संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं। ये शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित है। संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। आ जाते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 51A क्लॉज के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। आ जाते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। इसके अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। आ जाते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, जो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली होती है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग 9B अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज C में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात करते हैं। यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, जिसको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के निर्माण की बात करता है, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम पद्धति को बदलना था। आ जाते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर जमीन के आदान प्रदान से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 की बात करते हैं।
जिसमें जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, इससे संबंधित है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह आया था। संविधान में अनुच्छेद 246 ए जीएसटी का उल्लेख है और अनुच्छेद 279 ए जो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख, जिसका प्रमुख भारत के वित्त मंत्री होता है, ये सब जोड़ा गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में आएगी और यह अधिकार केंद्र सरकार का होगा। आ जाते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 की, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, 10% आरक्षण की बात किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात किया जाता है। आ जाते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। आ जाते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021 की। यह 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करता है। यह राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी स्वयं की राज्य सूची में शामिल की जाने वाली पिछड़े वर्गों की जातियों की पहचान कर सके, जो शक्ति 102वें संविधान संशोधन में केंद्र के पास दी गई थी। राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। आ जाते हैं 106वां संविधान संशोधन 2023 की। इसे नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 128वां विधेयक था। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। इसे अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था और राष्ट्रपति ने इसे 28 सितंबर 2023 को सहमति दे दी थी। यह अगला परिसीमन 2026 के बाद लागू होने वाले चुनाव में लागू होगा। आ जाते हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक की। ये संविधान संशोधन विधेयक है जो प्रस्तावित किया गया है। भारत का नवीनतम विधेयक है। जो यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जाता है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर पेश किया गया था।